हेलो एवरीवन। सो हम देख रहे थे नवंबर मंथ का विजनाइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स बैच के बारे में जो है आपको इन डेप्थ सारी इंफॉर्मेशन जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जब ये हमने अपलोड किया था तो ऑलरेडी वहां पर बता दिया है। तो यहाँ पे नहीं बताएंगे। जिन्हें लेना है ऑन अ सीरियस नोट वो खुद वहां देखें, वहां से ले लें, है ना। बार बार जो है रिपीट करके कुछ ये सब चीजों में क्या होता है कि रिदम सा टूट जाता है ना, इंटरेस्ट नहीं आता। जितनी जरूरत थी सारी इंफॉर्मेशन हमने पार्ट वन में दे दी है। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन्हें ये बता दें कि विजन आयस ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो है हम हर मंथ विदाउट फेल कंप्लीट करते हैं। ओके। और इसमें पार्ट वाइज सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं कि भाई हमने पॉलिटिकल गवर्नेंस पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्या आया है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप वो भी चाहिए कि इस मैगजीन के क्या फायदे हैं, बाकी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या नुकसान है, वो भी सब कुछ जब आपको बैच के बारे में बताया है ना, तो वहां पे भी वो सब कुछ दे दिया गया है। तो वहां पे आप जाके जो शुरू के 5-6 मिनट देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। और मेरा बार बार कहना है कि जो इंसान जो 12th पास है, ग्रेजुएशन में, इसमें उनको खुद अपना एनालिटिकल पावर लगाना चाहिए कि हाँ, क्या ये जो भी बोल रहे हैं लॉजिकली सही है, नहीं है, गलत है। खुद अपना ये लगाइए ना, किसी भी ब्लाइंड फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। ओके। चलिए, तो अब पहला आर्टिकल क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्ममेंट। देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिस्क हर जगह बढ़ते चले जा रहा है। हम हर जगह देख रहे हैं कि भाई कभी अर्मेनिया आपस में लड़ना चालू कर दे रहा है अपने पड़ोसी मुल्क से। भारत की आप हालत देख ही रहे हैं, इधर पाकिस्तान है, इधर जो है अभी बांग्लादेश का क्या हाल है। ओके। तो भाई न्यूक्लियर जो कहीं ना कहीं रिस्क है पाकिस्तान के पास है, तो वो वहां से होगा। बाकी रशिया और इस तरीके से जो बाकी नाटो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, तो ये इस पे कहीं ना कहीं आ रहा है कि भाई इंडिया का क्या अप्रोच रहेगा। वो बेसिकली ये टॉपिक पे जो है आर्टिकल है। देखिए, जब यूपीएससी के रिगार्डिंग अगर प्रीलिम्स की बात की जाए ना, तो ये इतना बड़ा आपके प्रीलिम्स में कोई खास मायने नहीं रखता। फिर वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव पे भी हो जाता है। बट आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल आपको फिर यही बस लोग क्या करते हैं इस चक्कर में रिवाइज करते नहीं है। लेकिन देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे चीजें समझाई हुई है। आप हमेशा एग्जाम को प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव पे ही लेके चले। ओके। ये सब समझाने वाले पहले कोई होते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है बाद में स्टूडेंट को इश्यू होता है। भाई जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी से इस तरीके से भी स्टार्ट करें। और जिन्होंने इस तरीके एंगल से नहीं देखा है कि यार इसी को ही हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं और, तो अब से ये देखना इस नजरिए से चालू करें। अब देखिए, ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स की अगर ट्रिटी की हम बात करें तो एक है आपका नॉन प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनपीटी 1970 में आया था। अच्छा, भारत इसका हिस्सा है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी जो थी आपकी क्या चीज की लिए कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट, बट अवेट रेक्टिफिकेशन बाई की कंट्रीज। अभी भी कुछ कंट्री ने नहीं किया है। कौन कौन सी वो कंट्रीज है? तो ये सब जो चीजें हैं आप यहाँ पर देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्मेंट, इसमें क्या है, सर्व एज अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। यार इससे ज्यादा आर्म्स नहीं, कम किया जाए। ठीक है। तो ये सब पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस है, अलग अलग चीजें हैं। अब मेन है कि भाई इंडिया का भी रवैया कैसा है। मैंने इसलिए पूछा कि क्या ये सब में भारत हिस्सा है या नहीं। अब आप बताइए। ओके। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड द resumption of nuclear weapon testing, a move that could weaken non-proliferation and disarmament effort built over decades। सर, किसी भी को ना आप बोलो कि ये चीज मत करो, जैसे दारू पीना छोड़ दो, सालों की मेहनत लगती है। ठीक है। यही है। मतलब मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई सालों लग जाते हैं, डिकेड लग जाते हैं, तब जाके लोग मानते हैं, सुधरते हैं, ये करते हैं कि नहीं ये एक परिवार के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। वैसे न्यूक्लियर के लिए भी अब जो है यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि टेस्टिंग की जा सकती है। ओके। तो अब ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं और खतरनाक हो जाएगी। जितने सालों से जो मेहनत की गई है, भाई बोलेगा यूएस जब कर रहा है वो तो इतना पावरफुल देश है, उसको किस बात का लोड है, तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सारे कंट्री इस तरीके से जो है आ सकते हैं। अब इसी कारण के फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग न्यूक्लियर रिस्क कि राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब नेटो इसके बीच में रशिया के साथ चल रहा है, हर जगह आपको एक वॉर की सिचुएशन दिखेगी। इसी कारण जो है कहीं ना कहीं
ये फैक्टर बढ़ रहा है और हर कंट्री बोल रही है कि नहीं, हम जो है अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी को और स्ट्रांग करेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन कि राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट पुश स्टेट्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर सेक्यूराइजेशन एंड रेडीनेस, कि भाई अब हो क्या रहा है कि टेंशन है, चाइना मान लीजिए एग्रेशन में है इसके साथ, यूएसए के साथ। यूएस बोलेगा अच्छा ठीक है, हमें हमारी सिक्योरिटी स्ट्रांग करनी है और अच्छा करो न्यूक्लियर, इनका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। तो ये इस गहमा गहमी में, लड़ाई झगड़े में वो होगा नहीं, देखिए बटन तो एक ही दिन दबेगा, है ना। मेजर जो दबा था हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद उतना मेजर तो कभी दबा नहीं, लेकिन जब एक ही दिन होगा तो कितना तहस नहस वो चीजें हो जाती हैं कि आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं। अब तो ये और पावरफुल हो चुका है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर मेन है, इंडिया का पर्सपेक्टिव वगैरह जो है वो भी देखना, ठीक है भाई। कि यूएस ने देखिए विड्रॉ किया है ईरान न्यूक्लियर डील से, तो ये भी जो है ट्रिटी ब्रेकडाउन भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर इम्पैक्ट डालती है। इसका मेन न्यूक्लियर जो है, हम सोच रहे हैं कि यार ये कम से कम यूज हो, तो इसका मेन क्या है कि टू रिड्यूस और एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन। सिर्फ रिड्यूस एलिमिनेट ही कर दे, यूज हो भी रहा है तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और इस सब में हो रहा है, दैट इज ओके। बट बाकी जो है इसका हम न्यूक्लियर वेपन का एकदम एलिमिनेट कर दे, रिड्यूस कर दे, ये कोशिश है, ठीक है। और एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाने का, इसमें की डिकेड्स की मेहनत जो है कहीं ना कहीं अब बात चल रही है कि यार वो पूरी बर्बाद हो रही है। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, आपके मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ पर जो है ये सब डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्लियर, ये जो है आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब इससे मैंने आपसे पूछा था एनपीटी के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये यहाँ पे जो ये है, ठीक है। एनपीटी जो 1970, किस किस ने साइन नहीं किया है? देखिए इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसराइल ने साइन नहीं किया है, और पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। इंडिया का बोलना है कि पाकिस्तान साइड में ही लेके रखे रहेगा और हम ना रहे सिर्फ। और जब नॉन जो आपका प्रोलिफरेशन है तो चाइना क्यों रख के रखा है? मतलब जो नेटो, ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, ये सब रख सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्री नहीं रख सकती। ये क्या बात हो गई, है कि नहीं भाई? एनपीटी होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, तो ये बोल के इंडिया ने नहीं छोड़ा। वो इंडिया के पास में तो इतने करोड़ पॉपुलेशन को अच्छे से रखना है, तो इंडिया ने मना कर दिया। इसराइल भी आसपास आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम में खुद फंसा हुआ रहता है कि नहीं। तो वो है कि वहां भी वो भी जो है टॉलरेट कर रहा है आसपास के जो जिहादिस्ट मानसिकता है। आपने अभी बांग्लादेश में देखा किस तरीके से एक हिंदू को सिर्फ एक नाम के लिए कि भाई उसने कुछ गलत बोला है या कुछ किया है कुरान के लिए, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, सीधे जिंदा जला दिया। तो ये इस तरीके की जो यहाँ पे लोग होते हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर भाई इसराइल ने भी रखा हुआ है। अब पाकिस्तान बोलता है भारत के पास है तो हम क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो वही वाली बात है कि बेटा वही करता है जो बाप करते हुए देखता है, तो खैर इस पे कोई आश्चर्य की बात है नहीं। क्लियर, तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है आपका, एनपीटी का क्या भारत हिस्सा है या नहीं? जी नहीं, भारत नहीं है। और भी कौन कौन से देश है? तो इसराइल और ये, इसके अलावा भी कोई एक है? जी हाँ, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब जो है यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर्स है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर माइंड में चीजें रखनी है। इंडिया का क्या स्टैंड है? तो ये कोर प्रिंसिपल, इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ठीक है, दैट अप्लाइज इक्वली टू ऑल स्टेट्स, कि भाई सारे को करना है, सिर्फ कुछ कुछ ही करें ये नहीं, इसका ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, आई बात समझ में। फर्स्ट टू कॉल फॉर टेस्ट बैन, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री 1954 में बोला था कि टेस्टिंग रोक दो। अब आपको लगेगा लाफिंग बुद्धा हुआ, ये सब हुआ, वो तो हम क्यों किए? अरे उसके बाद बाकी कंट्री रुकी नहीं ना, सुनी नहीं, तो फिर करना पड़ा। आई भी समझ में। तो ये चीज है यहाँ पर। स्टैंड जो है एनपीटी में अपोज किया है क्योंकि इट रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ओनली 5 कंट्रीज, वही जो मैंने आपको बोला, जो 5 परमानेंट यूएनएससी की है, गलत है, इसलिए अपोज कर रहा है भारत। फिर सीटीबीटी नॉट साइन ड्यू टू, अच्छा 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये बताएंगे आप, ठीक है। नॉट साइन ड्यू टू लैक ऑफ फोकस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स, ओके। तो ये चीजें हैं आपकी। इसके बाद है आपका टीपीएनडब्ल्यू, नॉट सपोर्टेड एज इट लैक्स न्यू लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर
डिसऑर्नामेंट्स, तो इसको भी सपोर्ट नहीं किया था। इसके भी अलग अलग लीगल स्टैंडर्ड्स थे, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें ज्यादा नहीं घुसना है इसके अंदर, लेकिन ये जो है यहाँ पर ट्रिटी में जो सपोर्ट भारत नहीं करता है, अपोज करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसमें भारत क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। ठीक है, एक तरफ भारत बोल भी रहा है कि आप इसे अच्छे चीज के लिए यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि नए नए यहाँ पर पावर प्लांट्स जो है न्यूक्लियर के वो आ रहे हैं। ओके, तो उसके बारे में अब आप किस स्टेट में है, और आपके स्टेट में क्या कोई है ऐसा, या फिर बाकी लिस्ट कहाँ कहाँ पर जो है पुराने हैं। ठीक है, काकड़ापरा और बाकी जो भी हैं, तो कितने जो नाम है वो सब कुछ आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आजकल लगता है कि क्योंकि जो नए आ रहे हैं, कौन सी कंट्री वहां पे आपको असिस्ट करी, सब गूगल पे मिलेगा। ओके, क्योंकि लोग खुद ना सर्च करके डालने में बहुत आलस करते हैं, खुद दिखा देने में कुछ नहीं है, लेकिन आप वो मेहनत तो करिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो करनी रहेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर भारत के स्टैंड की बात की गई है। G2, ठीक है, ये रिसेंट में जो एपेक्स समिट हुई है साउथ कोरिया में, ये जो है आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डिस्क्राइब दिस मीटिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट एज अ G2 एंगेजमेंट। भाई, अब G2, आपको लगेगा ये G2 क्या है, अब क्वाड सुना होगा आपने। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आप तुरंत आओगे और मुझे बताओगे फटाक से, सर ये जो है हमारी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, और जापान है। ठीक है, क्या ये क्वाड है? तो फिर अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर I2U2, तो क्या ये क्वाड नहीं हुआ? कौन कौन सी कंट्रीज है I2U2 में, बताइएगा आप। ये क्वाड नहीं, देखिए चार कंट्रीज का मतलब क्वाड होता है। ठीक है, ये दिमाग में नहीं बैठा रही क्वाड का, ये भाई फेमस हो गया है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडिया, जापान, ये सब एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, तो फेमस है, इसलिए ज्यादा क्वाड इसी के साथ लग गया है। ठीक है, जैसे मैगी का मतलब भी नूडल्स हो जाता है, नूडल्स का मैगी हो जाता है, बट वो कितना खराब चीज है ना। उसमें देखिएगा आप सब, मोनो सोडियम ग्लूकामेट होता है। ओके, तो लोग ये सब खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाना। आप जब भी प्लीज जाए, कहीं भी खाएं, चाइनीज खाए, कुछ खाए, उनको बोल दीजिए अजीनो मोटो ना डाले, दैट इज द मोनोसोडियम ग्लूकामेट ओनली। ठीक है, फिर बाकी आप खाएं, कम से कम जो हार्म है आपका 80% तक कम हो जाएगा। जी, बहुत बड़ा मैं आपको ये फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं जब भी खाता हूँ, मैं इसे हटवा देता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान का बिला बिना खाए रह ही लेगा, मन तो हो ही जाता है कभी ना कभी, तो वहां पे मैं आके स्पेशली बोल देता हूँ हटा दो। ओके, और वो भी स्माइल मार के हटा देता है कि वो इस बंदा समझदार है, नहीं खा रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ मीटिंग। अब इसमें अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, एस्केलेटिंग ट्रेड वार बहुत ज्यादा हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में, तो G2 क्यों नाम आ गया? हाँ, जैसे वो फोर G2 का मतलब दो कंट्री है, अमेरिका और चाइना आमने सामने, तो G2। अब अगर इंडिया और यूएसए जाए, तो भी बोल सकते हैं बाइलेटरल, जो बोलते हैं ना, बाइलेटरल का मतलब दो लोग हो गए, उसी को हम G2 नाम दे दें। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी का मतलब बस समझना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टू क्या है, दैट इज अ बाइलेटरल ओनली, इजंट इट? बस, तो कोई खास ये नहीं है, ये बाइलेटरली ट्रेड पे और बाकी अपने जो भी पॉलिसीज है उस पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट रिजल्टेड इन टू क्या, टेम्पोररी ट्रेड ट्रूस इंक्लूडिंग लोअरिंग ऑफ यूएस टैरिफ ऑन चाइना। अब क्या हुआ भाई, ऑब्वियसली बात, अब जाओगे मिलोगे तो कुछ तो करके ही आओगे ना, कि ठीक है अभी हम जो है फिलहाल आपका टैरिफ कम करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। और चाइना भी बोल देता है कि ठीक है, जो हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है इतना, वो हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आइए मैं समझ में। और रियल अर्थ मटेरियल जो कहाँ का यूज होता है, क्या होता है उसका, और उससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट है, भारत कैसा है रियल अर्थ मटेरियल में, रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए हैं इसके रिगार्डिंग, हम पिछले 2 साल में ये सब बहुत अच्छे से, स्पेशली पिछले 1 साल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, जून के बाद से ही अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो भी आपको ये चीजें पता होंगी। कंटिन्यू रहिएगा तो पता है। तो वो सब जब रिवाइज करें, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, सर ये चीजें होती हैं, ये आप ही की भलाई के लिए है ना।
ओके, चलिए। अब देखिए ये जो लेक्चर्स होते हैं ना जो आप तक पहुंचते हैं, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैंने रिकॉर्ड किया वहां पे, फिर मैं आपको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड। लेकिन जो हम बैच जो ला रहे हैं वो लाइव होगा। सारे स्टूडेंट्स जो है साथ में रहेंगे ऑनलाइन, उनके सामने जो है वहां पर वो चीजें पढ़ाई जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। कुछ बस पूछ रहे थे, क्वेरीज आई थी तो मैं कहा वो क्लियर कर दूं। दीज आर रिकॉर्डेड, बट वो आपके सामने ही तैयारी होती चली जाएगी, तो उससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता है कि वहीं पे डाउट सेशंस आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है, कैसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और वो सब वहीं पे टैकल कर लिए जाएंगे। क्लियर? अब इसका लिमिट क्या है क्या नहीं है, अगेन वो यूएस और चाइना के बीच की बात है। ज्यादा घुसना नहीं है कि साउथ चाइना सी ट्रेड वॉर क्या क्या चल रहा है, वो हर किसी को पता है। ठीक है, किस तरीके से जो है, सिर्फ यही चीज नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा जो किस तरीके से चाइना और रशिया एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया भी अब साथ में दिखाई दे रहा है। तो वो अलग तरीके से बहुत वाइड और अलग अलग डिप्लोमेटिक एंगल्स है, वो आप सबको जो है खुद समझते हुए यहाँ पर करना है। वे अहेड इंडिया के लिए कि भाई वो प्रिजर्व करे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे मैं क्वाड की बात की थी ऑलरेडी। क्वाड ब्रिक्स किसमें यूएस से रिलेशन बनाए रहे, ऐसा ना हो कि कहीं आप चाइना और रशिया के साथ दिख रहे हैं, जैसे ऑयल इंपोर्ट सब कुछ कर रहे हैं, तो यूएस अननेसेसरी नाराज हो जाए। हमको हर किसी को लेके चलना है। आप नहीं चाहोगे ना फैमिली में अगर मेरा बुआ, फूफा, मामा, इन सबसे अच्छा चल रहा है, तो बाकी जो है अंकल या किसी और जो रिलेटिव्स है उनसे अच्छा ना चले। भाई परिवार में शांति तभी रहेगी और हर जगह अच्छा चले, तो इंसान तो वही कोशिश करता है। अब वो हो ना हो, सामने वाला समझे ना समझे, पर अपने एंड से जो है कि ये जो चीजें हैं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज होनी चाहिए। एंड एंड रिजल्ट जो भी हो, तो यही वहां पे बात चली कि पार्टिसिपेशन हमेशा करते रहना है, और एक अलाइन रहना है उनके साथ भी कि नहीं भाई हम आपके गोल के साथ भी अलाइन है, हम बाकी के भी गोल के साथ अलाइन है, हम जो है सर्व परिवर, हम हर जगह हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा है, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और साथ में डिपेंडेंस भी नहीं होना है, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं कि हम यूएसए पे डिपेंडेंट हो जाए, हम रशिया पे हो जाए, किसी एक पे डिपेंडेंट भी नहीं होना भाई, आत्मनिर्भर रहना है। आत्मनिर्भर भी रहना है, लेकिन हाँ साथ में सहयोग से ही दुनिया चलती है, तो वो भी जरूरी है। अब वैसे भी हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि भाई पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो उसी के साथ जो है यहाँ पर चलना है। क्लियर? ठीक है। G20 जो है समिट 2025, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्या नाम है उसका? लेस्थेवो। अब आप जाइएगा मैप पे, वो देखिएगा कहाँ है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो है अब काफी जरूरी हो जाती हैं। क्लियर? और मेडागास्कर, मेडागास्कर के लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन कौन से आइलैंड है, और उसके टॉप साइड पे जब हम जाएंगे, वो सब आइलैंड्स के आसपास के नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, लेस्थोवो को देखिए अफ्रीका में कहाँ है। ठीक है, ओके। अब न्यूज की अगर बात करें तो इट वाज द फर्स्ट एवर G20 समिट हेल्ड ऑन अफ्रीकन सॉइल। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भारत ने अब इसको G21 करवा दिया, जब भारत में हुआ था, है कि नहीं? बोला कि अभी अफ्रीकन यूनियन में भी एक होना चाहिए, कम से कम एक अफ्रीकन यूनियन। पूरा अफ्रीका ही नहीं है, तो भारत कहीं ना कहीं साउथ ऑफ, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है कि नहीं, कि यही है जिसने यहाँ पर ग्लोबल साउथ का सोचा है, पूरे अफ्रीका का सोचा है। तो भारत से जो है काफी अच्छे इसलिए रिलेशंस भी यहाँ पर अफ्रीका के देखने मिलेंगे। साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी वाज गाइडेड बाय अफ्रीकन फिलोसफी उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर एक फिलोसफी है, आई एम बिकॉज वी आर, नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है की टेक अवेज ऑफ G20 समिट क्या क्या, अब देखिए। हाँ, G7 में ये कंट्रीज होती हैं, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूएसए किंगडम। ये पहले रशिया हुआ करती थी, G8 कहा जाता था। फिर जब इसने 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया, CREMIA, ठीक है, क्रीमिया, तो तब जाके जो है, अभी फिर मैप पे देखिएगा आप क्रीमिया कहाँ पर है। तो आपको पता चलेगा वहां पे जब एनेक्सेशन किया था, इसके बाद इसे हटा दिया, क्या तुम दूसरे कंट्री में कर रहे हो, तुम जाओ, तुम गंदे बच्चे हो। ठीक है,
तो ये यहाँ से जो है फिर हटा दिया गया था। तो ये G7 है, ये G8 है। G20 में भारत आ जाता है, चाइना आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अर्जेंटीना, अफ्रीकन यूनियन ये नया ऐड हुआ है। ठीक है। फिर इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको और टर्की, ये जो है मेंबर्स है G20 के। अब लेट्स काउंट, ये हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। तो ये रहे आपके G20 के मेंबर्स। बट G20 तो पहले भी था, अफ्रीकन यूनियन अभी है, इट शुड बी G20+1। G20+1 होना चाहिए। तो एक बार प्लीज रीचेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है, गूगल पे या फिर इसकी G20 की वेबसाइट पे जाके, कि सारे कंट्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, या फिर G20+1 मतलब अफ्रीकन यूनियन तो अभी आया ना, G20 तो पहले से ही नाम था। तो क्या है वो प्लीज देख के कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। ओके। अब ये जो है आपका मेन ग्लोबल रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या प्लेज लिया गया है कि यूनिवर्सल कवरेज होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी भी चीज का अर्ली वार्निंग सिस्टम एआई के थ्रू, एआई फॉर अफ्रीकन इनिशिएटिव, कि भाई फ्लड आ रहा है, कहीं पे ड्रॉट का चांसेस है, कहीं हेवी रेनफॉल है, कहीं कुछ भी है, तो वार्निंग सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, यूएन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल इनिशिएटिव बाई 2027 में कर देना है। अब मेन अफ्रीका में क्या है, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी भी नहीं हुई है, तो वहां पे जो हम करंट अभी हमारा देश यूज कर रहा है, बाकी G20 कंट्री कर रहा है, वहां अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वहां के ह्यूमन लाइफ बचाने से लेके बाकी चीजों के लिए। ओके। अरे ओवरऑल प्रोग्रेस तो करना ही करना है सारी कंट्री को, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें अफ्रीका की, तो वहां के लिए काफी जरूरी है। एनर्जी एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन मिशन 300 लेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये किसके द्वारा क्या, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा मिशन 300। इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको पूछेगा आपके प्रीलिम्स में। ठीक है। एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे क्या है, 300 मिलियन पीपल टू इसको कनेक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है। 300 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, 10 लाख में 10 मिलियन में 1 करोड़, तो लगभग लगभग कितने हो गए ये लोग, है कि नहीं। 30 करोड़ के आसपास को बिजली से जोड़ना अभी तक ये नहीं हुआ है। भारत लगभग लगभग क्या है, हर जगह कनेक्ट कर चुका है। तो ये जो है काफी, इंडिया जो है इलेक्ट्रिसिटी अब सरप्लस कंट्री है, हम बांग्लादेश से लेके बाकी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और अगर कल की इंडस्ट्रीज और हमारे पास आती है, तो हम अगर भाई एक्सपोर्ट के लिए कम भी होगा तो भी हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। अब ये नहीं होता कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कट आपको या फिर इस तरीके की चीजें देखी जाएगी। तो ये इसका मेन रीजन क्या है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा कर लिया है, जो कंटिन्यूस जो है अभी गवर्नमेंट का एफर्ट भी है करेंटली कि रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे रहे, पूरे वर्ल्ड का भी हमारा कंट्रीज में बहुत अच्छा कर रहा है हमने, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाया। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब। सोए नहीं रहना है यार। पता है मैंने देखा है कि अब नोटिस करिएगा कि जैसे कि कोई भी बुक होती है, वो सब हम ना पिन कर देते हैं कि आप सीधे जाके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहां भी मिल रहा है, वो लिंक दे देते हैं आपको सीधे कि आप वहीं से जाके खरीद लें। ठीक है। और आपको कोई इश्यू ना हो, आप आराम से खरीद ले वहां पे। तो वहां मैं देखता हूँ लोगों ने, मेरे पास लिस्ट आती है कि आटा, चावल, गेहूं सब खरीदा है। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ जीने के लिए कपड़े वपड़े सब जरूरी है, बुक्स कोई नहीं खरीद रहा। अब वीडियोस देखिए कितने काम चलाइएगा, देखिए बुक्स जो है वही एक्चुअल दोस्त है। मैं भले यहाँ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा कुछ मत लो, अच्छा है मेरा वीडियो चलाओ, जी नहीं। बुक्स वुक्स नहीं लेते हैं यार। मतलब ठीक है, अब गिफ्ट्स ले रहे हैं लोगों के लिए, खाने का सामान ले रहे हैं, वो पूरा लिस्ट आ जाता है। और फिर यूट्यूब मुझे बोलता है कि बीइंग एजुकेशन चैनल आप ये क्या प्रमोट कर रहे हो। मैं कहा वहां मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, पिन करके तो यही जाते हैं, पता नहीं क्या परचेस कर रहे हो। ओके। तो वो बहुत बार मुझे हटाने के लिए बोलते हैं, बट अब ये तो चीजें जो है आप ही सबके काम के लिए, फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि यार ये चीजें यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, बोले अच्छा ठीक है। तो आप पढ़ने की भी चीजें लीजिए। ओके। बाकी खाना पीना ठीक है, वहां चले गए आप फ्लिपकार्ट पे, मान लीजिए चले गए क्लिक करके, और वहां आपको कुछ और काम की चीज मिल गई, लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक पढ़ने की भी चीज, एक हैबिट रखिए कि मैं हर मंथ कम से कम 1 या 2 बुक खरीदूं, कोई भी, और मैं पढ़ूं। ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल से इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, या फिर आपको ऑनलाइन डिलीवर करवाना है, इसलिए ऑनलाइन के वहां पे लिंक सर्च करके कर लीजिए। ठीक है। तो ये सब जरूरी होता है। आई बात समझ में।
चलिए, G20 जो है ये फाउंड किया गया था 1999 में आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो खासतौर पे एशिया में आ गया था। उसके बाद जो है G20 किया गया। पहले G7 G80 था, वहीं पे खुश थे। ओके। अब कंपोजिशन में 19 कंट्रीज है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन हो ना गया है। 19 प्लस एक 20 और एक 21, तो इसको G20 बोल रहे हैं। बट बात आपको समझ में आ गई ना। यूरोपियन यूनियन ही को ले लो तो 20 हो जाता। ईयू इन्होंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, लग रहा है। ईयू कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए 20, वरना आपको एक ईयू आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन में भी काफी कंट्रीज है, कौन कौन सी है जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये लगभग लगभग आपके वर्ल्ड का 80% जीडीपी इसी में ही हो गया, और 75% एक्सपोर्ट, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। ओके। काफी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड का जो है 3/4 के हिसाब से। देखिए, एक्सपोर्ट, जीडीपी सब कुछ इसी में ही आ गया। तो एक मेजर जो है इंपॉर्टेंट ये है आपका फर्म, कि लगभग लगभग आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपकी सुन रहा है भाई, पूरी दुनिया आपकी सुन रहा है। G20 जो अब क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क भी बनाया है। ये जो नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है टू फोकस ऑन सिक्योरिंग सस्टेनेबल वैल्यू चेन। तो ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग है, हर कंट्री को इस पे करना ही है। तो ये बोला गया ऐसा करोगे तो बाकी कंट्री का भला होगा, जैसे चाइना प्लीज हेल्प, तो वो वाला हाल है यहाँ पे। जैसे अरब कंट्रीज और बाकी यूएस रशिया ऑयल के लिए है, वेनिजुएला, ये सब जो है ऑयल के लिए सेम जो है। अब आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि ये जो मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इसमें मेन चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। चाइना तो वो है, तो खैर क्रिटिकल मिनरल्स को अलग रखे, हम एक स्टील प्रोडक्शन भी जो है वर्ल्ड का 50 से ज्यादा परसेंट, 50 से ज्यादा अकेला चाइना करता है। और कंजप्शन भी बहुत हाई करता है, तो सोचिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल होगा वहां का। ठीक है। जो हम ईवी वगैरह देखते हैं अभी जो बन रही है भारत में भी, या फिर वहां से भी आप देखते हैं BYD, BYD जो एक ब्रांड है वहां का, इतना तेजी से फैल रहा है। तो ये सब इसलिए फैल पा रहा है क्योंकि वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स बहुत है। ओके। तो हर एक चीज में आप चाइना को आप दबदबा आप इसलिए देखिएगा, चाहे वो फार्मेटिकल्स हो, तो वहां पे वो उसका जो ये रहता है, क्या कहते हैं इसे, एपीआई टाइप्स, कि जिसके अंदर मान लीजिए दवा कैप्सूल्स जो है ना, कैप्सूल है, दवा तो भारत अंदर इंग्रेडिएंट बना लेता है, कि इसके अंदर से जो रखते हैं वो सब कुछ जो है वहीं पे बनता है। टैबलेट्स का ये शेल वगैरह जो है सब वहीं से बनता है, और यहाँ पर हमारे देश में इंपोर्ट होता है। ओके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अब एआई से लेके हर एक सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी जो है भारत को टक्कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफी देखने की जरूरत है कि भारत को यहाँ पर अच्छा करना है। ठीक है। अदरवाइज वो भी हम हाथ धो बैठेंगे चाइना के हाथों। India's proposal at G20 Summit 2025, including creation of G20 Global Traditional Knowledge, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, ये जो ओपन सैटेलाइट डेटा पैटर्न। अच्छा, ये जो बोलते चाइना के हाथ धो बैठेंगे, क्यों? अब एग्जांपल लीजिए अभी। अब इंडिया का हाल जो है कहीं ना कहीं वी वोडाफोन आइडिया वाला है, जो सिम का जो हाल चल रहा है। ठीक है। अब ये जो है अंबानी की तरह, जियो सिम की तरह इनका हाल है, कि ये बीच में फ्री दे दिए, कुछ कर दिए, जैसे नहीं चाइना डंप कर देता है कोई भी सामान हमारे देश के अंदर कम कम से कम टैक्स में, कम से कम प्राइस में। मतलब अपने देश में अगर बना रहा है वो 50 रुपए का, तो हमारे देश में 40 रुपए का बेच दो, 10 रुपए लॉस भी सह लेता है, ताकि कम से कम 40 रुपए का सामान बना तो सही, तो उतना तो लोगों ने कमा लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सिर्फ 10 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। और ना अगर बेरोजगार रहते तो 50 रुपए का पूरा हम ही को सोशल उनका सब देखना पड़ता। तो इसलिए क्या करके डंप कर देते हैं। और इसके बाद लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है, जरूरी है थोड़ा समझना, कि इंडिया में एक इंडस्ट्री है, वो मान लीजिए टॉर्च बनाती है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, टॉर्च बनाती है। ठीक है। और वो वैसे भी टॉर्च वगैरह जो है वो बना रही है, या फिर शेल बनाती है, टॉर्च बनाती है, जो भी आप ले लें, सेल ही बनाती है, बैटरी बनाती है, छोटी छोटी बैटरी। ठीक है, एवर रेडी और ये सब सुन रहे हैं। अब वो क्या करेगा कि सेम क्वालिटी सेम सब कुछ में भारत में लाके वो कर देगा। और भारत वाले जो है उसे क्या कर रहे हैं, या बेस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है जो एकदम आपको फील हो जाएगा, कि स्टील स्टील प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। ठीक है। सेल करता है, टिस्को करता है, ये सब करता है प्रोडक्शन। अब जो है, ये मान लीजिए हमारे पास चल रहा है एक्स के जी,
एक्स जो है एक्स रुपीज पर केजी के हिसाब से चल रहा है, मान लीजिए वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है। अब चाइना क्या करेगा, भारत में वो जो है 15 रुपए केजी भेज देगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टील की क्वालिटी उनकी भी अच्छी है, हाँ भी है, लोग यही खरीदेंगे, इसकी बिक्री ही नहीं होगी। कल होके अगर यही हाल चलता रह जाए 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो इसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी, क्योंकि सब यही खरीद रहे हैं। अब फिर उसके बाद मनचाहा दाम बढ़ा के इसको 25 रुपए में बेचेगा अपना लॉस कवर करने के लिए। तो इसको बोलते हैं तो डंप कर रहा है हमारे पास। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, 5 रुपए का टैक्स लगा देती है पर केजी, ताकि ये भी 20 में बिके। अगर हमारे भारत के मार्केट में भी 20 में बिक रहा है, इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई बात समझ में? तो ये सब जो चीजें, चाइना के पास बहुत कुछ होता है। सेम जियो वाला एग्जांपल जो बताया, फ्री कर दिए 6 महीने। तो बाकी जो छोटी छोटी कंपनीज थी, यूनिनॉर और पता नहीं और कौन कौन सी कंपनीज थी आप सबके पास, मुझे तब याद भी नहीं आ रहा, टाटा डोकोमो करके एक था। तो वो सारी कंपनी धीरे धीरे बंद हो गई, खत्म ही हो गई, क्योंकि झेल ही नहीं पाई 6 साल, मतलब 6 महीने 1 साल तक अगर कोई कमाई नहीं होगी तो बंद ही हो जाएंगे, उतना पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हाल था, वो कंपनीज बंद हो गई जो सह पाई। वोडाफोन भी था, वो आईटी के साथ मर्ज हो गया। एक एयरटेल बस जो है बचा रह गया। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ ये हाल है। तो अब अच्छा अगर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास बहुत फंड होता है ना, वो अगर अपना फंड अगर कहीं डाइवर्ट कर दे आपके किसी एक चीज को बर्बाद करने के लिए, तो वो आप हो जाओगे। तो इसीलिए हर एक टाइम पे जहां पे अभी चाइना पिछड़ रहा है या उतना नहीं ध्यान दे रहा है, भारत वहां पे ध्यान दे के आगे जल्दी से बढ़ जाए। क्लियर आई बात समझ में? तो ये चीजें होती है। सेम थिंग यू कैन गिव योर एग्जांपल, आप हर जगह जो दे सकते हैं, कि आजकल वैसे भी अंबानी अडानी और सब बातें चलती हैं। देखिए, बड़ी इंडस्ट्रीज होना कोई बुराई नहीं है। आज एलन मस्क 1 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो मालिक हो जाएगा आने वाले कुछ साल में। 700+ बिलियन डॉलर के आसपास का वो हो गया है। ठीक है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स देखिएगा, वहां पे मार्क जुकरबर्ग देखिएगा, फेसबुक बेटा फाउंडर, इतने हैं वहां पे, तो उससे कोई नहीं जल रहा होता है। हम सब मस्त यूज कर रहे हैं उसको फ्री फोकट का, व्हाट्सएप से लेके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश का अच्छा हो जाता है तो उन्हें गालियां देने लगते हैं, क्यों? सीरियसली क्यों? है कि नहीं? वही डेटा से लेके आप सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ा पा रहे हैं, हर चीजें हो रही है, तो वो भी रखना है कि अगर हाँ, हम सारे पूंजीवादियों से चिढ़ते हैं, सबको गाली मारते तो ठीक है, लेकिन सिर्फ भारत वालों से ही करते हैं, बीइंग अ भारतीय, तो ये आपको ये चीज सोचना है कि नरेटिव जो भी चला है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज है एक, कल दूसरी रहेगी, कल तीसरी रहेगी, एक आएगी जाएगी। जब कोई राजा महाराजा का किंगडम, चाहे वो मौर्यन अंपायर हो, ठीक है, चाहे वो मुगल अंपायर हो, चाहे वो कोई भी अंपायर हो, कोई भी चला के इन्फिनिटी तक या फिर बहुत लंबे टाइम तक, जी नहीं, वो सब कुछ जो है चेंज होना है। लेकिन जो हमारा परसेप्शन है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या चीज सही है, आज कोई भी जॉब करना पसंद करता है ना, बहुत सारे लोगों को सिर्फ जॉब पसंद होती है, तो यही कंपनी सब तो फिर जॉब दे पाएगी जो दे रही है। तो ये और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमको लाके दे रही है कि नहीं? आज जियो हॉटस्टार भी अगर आप बोलते हो, तो मुझे तो प्राउड फील होता है यार, कि चलो हमारे का तो कोई चैनल दिखता नहीं था, अब कम से कम एक तो आ गया है कि नहीं? तो ये सब जो चीजें हैं, जरूरी है थोड़ा सा समझना। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन जियो ने खराब किया तो मैंने बोला था जियो बहुत खराब है। गूगल क्या कर रहा है? कहाँ गया मोजिला फायरफॉक्स? कहाँ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर? कहाँ गया यूसी ब्राउजर? सब बर्बाद करके खत्म करके रख दिया, क्योंकि आपके एंड्रॉइड फोन में पहले से गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड। तो ये हर एक जगह हो रहा है। इफ वी वांट टू क्रिटिसाइज, डेफिनेटली वी विल क्रिटिसाइज, बट वो हर एक को क्रिटिसाइज करेंगे। हम ये नेशनल देख के नहीं करेंगे कि भाई हमारे देश का है तो कर दो, और दूसरे को तो वाहवाही करो, है कि नहीं? देखिए, जैसे मैं गूगल का भी गलत बता दिया आपको, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे किया। लेकिन ये नहीं है कि जो आपने किसी से सुन लिया, आप प्रतीक सर से सुन लिया गूगल ने, मतलब इसने ऐसे किया, जियो ने बाकी पर बात कर दिया, अब आप वही लेके सबको एग्जाम्पल दे रहे हो, आप रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन साथ में बाकी का भी सोचो। गूगल कैसे बढ़ाओगे, क्या सही तरीके से हुआ है क्या? तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, है कि आप अपने मोबाइल ही में ये सब चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल है। पेनल्टी लगती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, 250-300 करोड़, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कि वो ऐसे अरबों कमा रहे हैं, है कि नहीं? अभी आपने जो है यहाँ पे, आपके नेता है,
नाम मैं उनका बोल रहा हूँ, परिणीति चोपड़ा जो है उनके हस्बैंड। उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड जो है ये चीजें रखी हैं कि किस तरीके से क्रिएटर्स के साथ भी अभी गलत हो रहा है, क्या क्या चीजें उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से जो है वो रूल्स लाए जा रहे हैं। तो सब कुछ जो है यहाँ इम्पोर्टेंस रखता है। अभी आपको G20 में ये नहीं सोचना है कि सिर्फ अभी जो यहाँ पे बात हो रही है भाई, G20 पे हमेशा नई नई चीजों पे बात होगी। आज सिक्योरिटी पे बात होगी, कल डिजिटल पे बात होगी। तो आपको नॉलेज हर एक चीज का होना चाहिए। ठीक है, आपको नॉलेज हर एक चीज का होना चाहिए। ठीक है, बाकी G20 का प्लीज प्लीज प्लीज, जब भारत में G20 के लिए यहाँ पे समिट हुआ था, तो हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ से उसे 3-4 महीने लगातार कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाके करें, क्योंकि वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाले सालों तक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एनपीटी की अगर बात की जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, भारत वो कब का कितना पुराना ट्रीटी है, 1970, आज भी रिलेवेंट है। आज भी क्वेश्चंस आते हैं, भारत से रिलेटेड है। तो वैसे ही G20 में भारत में आया, कैसे क्या हुआ, वासुदेव कुटुंबकम की बात की गई। बाकी बहुत सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की है, किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को भारत ने वहां पर ऐड करवाया, और बाकी लोगों ने फिर एक ही बार में बोल दिया नहीं ठीक है, सही सोच रहे हो आप। तो ये सोच सही होनी चाहिए, सोची का नतीजा है ना। कि अगर हम भी सोचते हैं कि भाई पैसे अब से बेड़िया नहीं बनेंगे, 2-3 हजार में आजकल, आप सोचिए स्कूल फीस जाके चेक कर लीजिए, उसमें हम आपको पूरी बैचेस करवा दे रहे हैं, है कि नहीं। 50-100 रुपए में आपका ये चल रहा है, लोग उसके में भी सोचेंगे कि हम गरीब है या तो क्या है। वो मनी ब्रिंग्स मनी, ये चीज जो लोग नहीं समझेंगे कि हमने तो 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, हम अगर 500 हजार का उससे फायदा ले जा रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन हम वो इन्वेस्ट नहीं करके हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हम 10 जगह 100 जगह से पढ़ेंगे कि हमारे 10, 20, 50, 100 रुपए बच जाए, या 1000 रुपए बच जाए, तो अब जो वक्त कीमती बर्बाद कर रहे हो, यकीन मानो। तो वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आप देखेंगे इंडिया यूएस डिफेंस टाइज के बारे में, तो ये जो है आप वहां से देख लीजिए, इंडिया यूएस डिफेंस टाइज। अब देखिए, होता है कि आपको लगेगा कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, फिर अब कहाँ इस पे, अब ये तो करंट अफेयर्स है ना, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अभी सब कुछ इंटर रिलेटेड, अभी अगला जो इसके बाद आएगा वो इकोनॉमी आएगा। तो आपको लगेगा कि अरे तो ये वहां पे भी ये सब चीजें हैं। तो आपको सब कुछ ऐसे पढ़ना है, अलग अलग बाई पार्ट करके नहीं, कि जब जहां से जो चीज इंटरलिंक हो जाए, जहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियन की जरूरत हो, वहां पे वो डिस्कस हो जाए। वैसे ही चीजें होनी चाहिए। वरना तो लाइन देख देख के, पढ़ पढ़ के तो यार, आपको आपके पास पीडीएफ मैं तो वैसे भी ग्रुप में पहले ही डाल देता हूँ, कि मेरे को लग रहा है कि अगर आपको वहां से पढ़ना है, जब टाइम मिला वहां से पहले पढ़ लो, अगर मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, लाइन पढ़ पढ़ के अगर समझ में आ जाता, तो इतने लोग क्यों कहीं और पढ़ते। यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। लगता है कि सर बात बहुत करते, ये बहुत करते हैं। आप सोचिए, जब कोचिंग क्लास में बैठे रहिएगा तो घंटों घंटों सालों साल पढ़ाते रहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एक मंथ में हार्डली 5 से 6 घंटे में विजन खत्म कर देते हैं, 6 आवर्स ओनली, एक मंथ का खत्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए। इतना भी नहीं करिएगा। दिन के 14-14 घंटे पढ़ना है, तो मतलब दिन में आप 3 मैगजीन खत्म कर सकते हो उस हिसाब से, तो है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये G20 के बारे में यहाँ पर हो गया। इंडिया यूएस टाइल्स की अगर बात की जाए, तो इंडिया जो है यहाँ पर 10 साल का फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस के लिए भारत जो है यहाँ पर करते ही रहता है, यूएस के साथ, बाकी कंट्री से भी करता है। तो एग्रीमेंट जो है सिमिलर 10 साल का फ्रेमवर्क, जिससे 5 से 15 था, वैसे ही कुछ यहाँ पर रहेगा। ये कॉपरेशन जो है इंडो चाइना वॉर से स्टार्ट हुआ, कि यूएस सप्लाइड इंडिया विद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वेपन्स और ट्रेनिंग, सब कुछ दी, जो यहाँ पे हारे। अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, यूएसए को कमाने की, हारा भारत। तो यही चीजें होती है यहाँ पे, जहां अपॉर्चुनिटी मिले फायदा उठाओ, वही सब किया यूएसए ने। वरना आपको लगता होगा ये सब बहुत सभ्य लोग हैं। आप देख लो 1500-1400 पहले का, सब एकदम टिपिकल आदि मानव के तरह थे। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब आप इनका सब हमारे एंसेस्टर कैसे राजा महाराजा, एकदम सोने का ये महल, वहां आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अभी भी जो ट्राइबल सब होते हैं टिपिकल, वो हाल था अमेरिका का। बिल्कुल, आप हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा गूगल करके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि यार भारतीय होने में प्राउड होगा।
ओके। अभी का जो है कंडीशन, लेकिन अब अभी भी हम जो है तेजी से बढ़ ही रहे हैं, और आने वाले जो है आप देखिएगा 20 से 30 सालों में हम यूएसए को भी पीछे छोड़ देंगे इकोनॉमी में। ठीक है। वो सब भी आपके पास रिपोर्ट्स आती ही रहती होंगी। ये चाइना के बाद ये सब हुआ है। तो मिलिट्री के लिए 10 साल का एक्सटेंड किया है, इतना ही जरूरी है इसमें। ये फाउंडेड एग्रीमेंट हुआ था, लेमोआ 2016 में हुआ है। हम इसको 5 बार पढ़ चुके हैं अभी तक। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं पढ़िएगा यार, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते बार बार रिपीट करके, है ना। कॉम कासा पढ़ चुके हैं, 20, ये कम से कम 5 5 7 7 बार। अभी हर बार चाहे कि अगर इंसान एक ही चीज रिपीट करते रहो, क्या मतलब है। ठीक है, ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज के बारे में है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कि अगर मान लीजिए दो मिलिट्री है, यहाँ पे बात कर रहा है बीटा बीटा गामा, अब बात करते हो ना इस तरीके से, यहाँ पे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी या किसी भी थ्रू, तो इनक्रिप्टेड वगैरह रहता है। ठीक है। अब उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कौन पढ़ पाएगा कि भाई मान लीजिए मेरे पास ये है, यहाँ पे, यहाँ से मैंने बात की, ये इनकोड हो गया, इनकोड होके यहाँ आ गया, मेरे साथ तो डिकोडर है, उसे डिकोड किया, क्या बोलना चाह रहा है मैंने सुन लिया। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है यूएसए के पास होगी, क्योंकि यूएसए ने बनाया है, तो यूएस भी सुन पाएगा कि भारतीय कहाँ का क्या बात कर रहे हैं। तो इसका एक ये दिक्कत जरूर हो जाती थी कि मान लीजिए भारत अभी चाइना के साथ वॉर में है। ठीक है, भारत भारत वापस बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ वॉर में है, और ये तो सुन पा रहा है यूएसए, कहीं जाके बता दे तो स्ट्रेटजी, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। एक ही कंसर्न होता है डेफिनेटली। अदरवाइज इसलिए इस सब पे एग्रीमेंट कराया गया है कि भाई हमारे पास रहेगा, लेकिन हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, डेटा लीक नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है सारी चीजें यहाँ पर हुई है। ठीक है। तो ये आप जाके एकदम प्लेलिस्ट प्लीज पढ़ें, पढ़ें यार। डिफेंस ट्रेड, अब भाई अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना घुस के अगर आप करने लगोगे कुछ याद रहेगा नहीं। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी 50 बार किया हुआ है, क्योंकि ये तो युद्ध अभ्यास जो है आर्मी के साथ किया जाता है। ठीक है। मलाबर, ये भी जो है आपका नेवीज के साथ, ये जो इंपॉर्टेंट ज्वाइंट एक्सरसाइज और इंटरपोलेबिलिटी है, ये सब आपको याद रखना है ना, कि किस कंट्री के साथ एक चार्ट बना लीजिए ना, कि भारत जो है यूएसए के साथ क्या क्या करता है, चाइना के साथ जो है किस किस तरीके से युद्ध एक्सरसाइज जो है करता है, इसके बाद बाकी जो कंट्रीज है, एक जगह बना के, और इसे ना डेली 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 देखते रहा करिए एक नजर। बोलते हैं तेरी एक नजर मिल जाए तो बात बन जाए, बस वैसा कुछ नोट्स बनाइए। तो ये काफी आपको इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछते हैं जी, आज भी पूछते हैं, ये इसमें कोई आउटडेटेड वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपने कहीं ब्लैक सी देखा, आपने मेडिटेरियन सी देखा, आपने कुछ, तो उसके आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज उससे घिरी हुई है, आता है डेफिनेटली, अभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। कौन कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वो आप सीधे क्वेश्चन पूछ देगा। तो यहाँ पर आपको इसे तैयारी करनी, खुद से भी सवाल पूछना है, अब इतना पढ़ा है ना, तो अब खुद से भी सवाल पूछना कि यार क्या और आ सकता है क्या नहीं, किस तरीके से मैं नोट्स बना लूं कि मुझे काम आए। तो वो सब जो है आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। ठीक है। देखिए इंडिया अभी चाह रहा है कि हम हर जगह से जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एटलीस्ट इसमें कम करें, तो भारत आत्मनिर्भर के अंडर आप देख रहे होंगे ये चीजें काफी बना भी रहा है कि नहीं, जो है काफी बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि इम्पोर्ट कम से कम हो। क्लियर। की इरिटेंट्स इन इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, अगेन रशिया, भाई रशिया से चिढ़ता है, तो टाइज जो होता है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि लार्ज रशियन इन्वेंट्री है, जिसके कारण जो है यूएस प्लेटफॉर्म और वहां पे नेगोशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन भारत भी बोलता है ना, आप भी तो, हम भी तो, ये भी तो, भाई बेस्ट रहेगा तो हम लेंगे आपसे, क्यों नहीं लेंगे, तो भाई व्यापारी करने बैठे हैं ना। अब ये बोल रहा था भाई रशिया, यूएस बुरा मान रहा था कि तुम रशिया से ले रहे हो, इंडिया ने सीधे बोल दिया कोई बात नहीं, ये हमको ₹X पर बैरल दे रहा है क्रूड ऑयल, आप भी दे दो, आपसे ले लेंगे, इसे बंद कर देंगे। लेकिन आप चाहोगे हम आपसे महंगा ले और इससे नहीं, तो ये कौन सी दोस्ती आ रही है कि नहीं, सही बात। ये कौन सी दोस्ती आ रही है कि अगर वो लगेगा ना कि अ, एक कंट्री अगर मेरे को कम में कर रहा है, दूसरा
पे अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बोल दो, मेरा आपसे भी रिलेशन अच्छा है, मैं खराब नहीं करूंगा, लेकिन भाई मुझे उसी पे दो, क्योंकि मुझे जो 140 करोड़ लोगों को फीड करना है, तो अननेसेसरी है। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसका प्राइस ना भी बढ़ाओ, तो जो ये लोन वगैरह जो मैं भरता हूँ, तो जिससे मैं लोन, वो पैसा जो बचेगा, मान लीजिए कि रशिया से 80 रुपीज के हिसाब से, 80 तो खैर ये हो गया, मतलब 50 रुपीज के हिसाब से मान लीजिए पेट्रोल मिल रहा है, क्रूड ऑयल। ठीक है, और अमेरिका दे रहा है 55, तो भाई 5 रुपए पर यहाँ पे जो है लीटर क्रूड ऑयल पे बच रहा है, से एग्जाम्पल। तो मैं ये पैसे को जो है ईएमआई, जो मैं इंटरेस्ट वगैरह लेके रखा है, लोन पूरे इससे, ये मान लीजिए 1 लाख लीटर डेली बिक रहा है, ज्यादा बिकता है, तो ये जो मतलब 1 करोड़ लीटर डेली बिक रहा है, तो ये 5 करोड़ का जो है यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो जो 5 करोड़ रुपए के हिसाब से महीने का 150 करोड़ जो है मैं अपना, अगर मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, मैं वहां पे तेजी से भरूंगा, मैं ये सब चीजें करूंगा, ताकि देश में जो ओवरबर्डन ना हो। तो ये चीजें होती हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उससे लोन चुकाऊं वो बेटर है कि ये चीजें करो, है कि नहीं? मैंने अपना घर ले रखा है, अगर मुझे कहीं से कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो मैं उससे लोन चुका दूंगा, रिश्तेदारी में क्यों यहाँ पर ये चीज करनी है? जो आपका ट्रू नेबर है वो तो खुद भी समझेगा कि नहीं, ठीक है यार, आप भी लॉजिकली ठीक बोल रहे हो। इंडिया भूटान रिलेशनशिप, ठीक है, इंडिया भूटान का जो है रिलेशंस की बात चल रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर पेड 2 डे स्टेट विजिट टू भूटान, बहुत बड़ी बात है, भारत के जो अगर जा रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भूटान, एक रिलेशन के लिए बात है कि भूटान तो छोटी सी कंट्री है, फिर भी आप इतना ध्यान दे रहे हो, ये चीज कर रहे हो, तो बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं, आप इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। और आप पड़ोसी जो है आपके, वो आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि यार मैं तो 100 करोड़ का मालिक हूँ, सामने वाला जो है 1 करोड़ ही कमाता, 1 ही करोड़ की प्रॉपर्टी है, छोटा होगा जी नहीं, आपका पड़ोसी है, आपको जाके वहां पर रिलेशन निभाना है। तो इस पे आप ये सीधे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 2 डे विजिट के पे, ठीक है, कि पड़ोसी पड़ोसी होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा छोटा नहीं, एग्जाम्पल है सीधे यहीं से आप। ठीक है, आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगा, इस तरीके की बोली जो होती है आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी जो है आप बोल बता सकते हैं कि भाई भारत का किस तरीके से क्या रवैया है अपने आसपास के देश के लिए। ठीक है, तो किंग ऑफ भूटान ने उन्हें बुलाया था और वो वहां पर ये गए थे। बाकी भारत ने क्या किया है वाराणसी में, भूटानीज टेम्पल, ठीक है, जो भूटान के जो टेम्पल होते हैं, मोनेस्ट्री होती है, वो बनाने के लिए जमीन दी है। तो रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। ओके, ये देखिए नाथुला पास, क्या कहानी है इसके पहले की, बताइए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जब भी नक्शा देखें, ठीक है, देखते रह जाए, ऐसा होना चाहिए कि यार यही चीज थी, देखना तो इसे चाहिए था। ठीक है, डूब कहीं और गए थे, लेकिन डूबना यहाँ चाहिए था। बड़े प्यार से, ये हिमालयन रेंज है। ओके, डोंग पास है। अब नाथुला तो फेमस हो गया, इसलिए याद रहना चाहिए। ठीक है, डोकलाम, इजंट इट? तो ये सब यहीं पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी चीज कि भी वाराणसी में अलॉट किया गया, यूपी पीसीएस के लिए और हो जाता है, भाई वाराणसी आ गया यहाँ पे तो। क्लियर? इसके बाद जो है इंडिया ने क्या किया है, सपोर्ट किया है ग्यालसन नेशनल सर्विस प्रोग्राम विथ 200 करोड़ ग्रांट एंड 1500 करोड़ कंसेशनरी लोन। 200 करोड़ का तो ग्रांट दे दिया कि चलो हमारी तरफ से, और कम इंटरेस्ट रेट में 1500 करोड़ का लोन भी दिया है। ओके, नेशनल सर्विस प्रोग्राम के बारे में। अब इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा पढ़ने का मन है, सीधे जाइए गूगल करिए क्या है, वो आपको मिल जाएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई भारत का जो ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑब्वियसली ऑलवेज है। भूटान वाज टू बी गाइडेड बाय इंडिया इन एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया प्रोवाइडेड आर्म्स, भारत देता है टेक्नोलॉजी, देता है मिलिट्री ट्रेनिंग, भूटानीज सब कुछ जो है भारत यहाँ पर देता है। क्लियर? भूटान वाज टू बी गाइडेड बाय इंडिया इन एक्सटर्नल अफेयर, कि भाई बाहरी देश से कैसे क्या करना नहीं करना, उसमें सहयोग करता है, कि भाई आप छोटे कंट्री हो, कहीं ऐसा ना हो, फंस जाओ, कुछ ये हो जाओ, तो भाई मेन तो भारत ही के पास हो, तो बचाने तो हम ही आएंगे। तो इसलिए पहले से ही आप सही रिलेशन रखो, सब रखो। और भूटान बहुत प्यारा देश है, शांति प्रिय देश है। जो अच्छा, ये कौन सा देश है जहाँ से ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स निकल के आया? जी भूटान है।
ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो भूटान उनका बोलना है यार खुली वादियाँ हैं, बढ़िया हरियाली है, शुद्ध पानी है, हवा है, यू नो चहचहाहट है चिड़िया की, और क्या चाहिए जीवन में? खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है ना? तो वो चीज़ है। अब यहाँ कुछ नहीं मिलता पॉल्यूशन में, तो देख रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी वाले भी एस्पिरेंट्स आधे आशिकी बने पड़े कि बस सर कुछ तो अच्छा दिख नहीं रहा है, कि वो दिखी थी चली गई, वो भी चली गई, पूरे बर्बाद है। ठीक है, अलग ही स्टोरी चलती रहती है ये सब। अब अगर बात चेक करें इंडिया के लिए, तो कि बफर और सिक्योरिटी की तरह से डोकलाम हुआ, तो हम वहीं पे खड़े हो गए, वरना वो भारत के इस पे होता, अगर अरुणाचल प्रदेश के आसपास हो कहीं हो तो दिक्कत हो जाती है ना। वैसे तो डोकलाम कहीं ना कहीं बफर की तरह भी है, कि सैंडविच की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, भूटान जो है डिपेंडेबल हाइड्रो पावर पार्टनर है, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि काफी हाइड्रो पावर जनरेशन है, तो वो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ सेल करेगा, भाई पास में भारत ही पड़ा तो सीधे वहां पे कर देता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे वो नाम दिया हुआ है लगभग 2986 मेगावाट के आसपास का, ये यहाँ पर दे देता है, तो भारत भी ले लेते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, कंजप्शन है ही। अब हमको कहीं एक्सपोर्ट करना होगा, बांग्लादेश इधर उधर श्रीलंका कहीं भी भेज देंगे। ठीक है, तो इनसे अपना ये ले लेते हैं, और ये वैसे भी रिन्यूएबल है, ये भी चीज अच्छी होती है, और उनको भी इकोनॉमिकली फायदा हो जाता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ भीम यूपीआई एंड रुपे कार्ड, भूटान जो है पहला कंट्री था जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्यूआर डेवलपमेंट लिया। रुपे कार्ड इज फुल्ली इंटरऑपरेबल, तो ये भी वहां पे यूज हो जाता है, तो अच्छी बात है काफी। भूटान के लिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इंडिया इज भूटान प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर। इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 73% ऑफ भूटान टोटल एक्सटर्नल ग्रांट कंपोनेंट, तो सब कुछ लगभग देख सकते हैं आप, 3/4 जो है भारत पे ही उसका डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट जो है इंडिया के पास जनरेट करता है 40% ऑफ भूटान रेवेन्यू, और 25% ऑफ जीडीपी, बताइए। तो ये जो भेज रहा भारत को, इतनी अब जरूरत है नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी ले लेता है कि इससे भाई वो देश का एक चौथाई जीडीपी चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? और 40% भूटान का रेवेन्यू, तो ये एक्सपोर्ट, वरना इंडिया बाकी देश में कर रहा है तो क्यों यहाँ से इंपोर्ट करे, तो ये भी हमारा एक अच्छा नेचर होता है। आइए बस समझ में, कि अगर मान लीजिए इट्स लाइक कि मेरे पास खुद ये है, मान लीजिए फैक्ट्री है जो कि तेल निकालती है, किसी के सरसों तेल मान लीजिए, ठीक है, या फिर मेरी शुगर मिल है और वो शुगर वगैरह निकालती है, लेकिन कोई जो है शायद बच्चा, छोटे बच्चे हो चाहे कुछ हो, अगर वो मुझे गन्ना ला के दे रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं उससे से ले लेके बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या उतना सेल भी नहीं हो रहा है यूज में, फिर भी मैं इनसे ले ले रहा हूँ ताकि ये खुश रहे। ये सोच है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अब देख सकते हैं 25% है जीडीपी, कितनी बड़ी बात हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिया प्रोवाइड क्रूशियल आरबीआई फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जिसे दे दे रही 1500 करोड़ के आसपास का, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, एक छोटे देश के 1500 करोड़ के आसपास का ये मिल गया, 200 करोड़ का ग्रांट मिल गया, तो ये काफी जो है अच्छा रिलेशनशिप भी है। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ग्रांट लोन जो है 60:40 के रेशियो में है, बट अब इसे रिवर्स किया गया विथ लोन ऑफन एट हायर इंटरेस्ट रेट कंप्राइजिंग 60 to 70% फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अब वो बोल रहा है कि इंडिया का क्या मोटिव है, ये बात देखिए, इंडिया भी तो कहीं ना कहीं लॉस में भी है ना, इंडिया खुद भी लोन में है, बाकी चीजें भी हैं, तो ये अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जाओ चाइना 12%, 15%, 20% पे, और जिस तरीके से बर्बाद कर देता है, भारत नहीं कर रहा है, ग्रांट्स ही दिए जा रहा था अभी तक। ओके, जैसे मानिए आप सबको भी मैंने यहाँ पर इतने वीडियोस फ्री ही दिए हैं, ओके, अब जो है कुछ अमाउंट आपको ज्वाइन बटन पे लगने लग गया है, तो वो भी जो है क्या है, वो ग्रांट है। जो आपने फ्री वीडियोस पढ़ ली तो ग्रांट में आपको दिया हुआ, अगर उसके बाद भी आपको और कुछ जरूरत है लग रहा है, तो आप ये ले लें, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलता रहे। समझ रहे हैं, कि पता चला कि भारत देते रहे ग्रांट ग्रांट ग्रांट, पैसा ही खत्म, तब यहाँ के लोग गाली मारेंगे। ओके, वैसे ही मैं अगर सब कुछ फ्री 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 कर दूं, तो यहाँ पे जो भी लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूँ और चीजें चल रही है, वो गाली मार के भागे। ठीक है, तो ये चीज है, तो भाई आप सबको भी सोचना है, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि यार ये अच्छा है, भले मैं फ्री मटेरियल यूज कर रहा हूँ, बट आई शुड पे, लोग तो थैंक्स के थ्रू पे करते हैं, लोग जो है कि आप ये कंटिन्यू रखिए इनिशिएटिव,
लोग जो है ज्वाइन करके भी रखते हैं कि नहीं ये बढ़िया है। अगर मुझे जरूरत, अगर सिर्फ विजन मैगजीन की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने कंप्लीट एक्सेस ले लिया है कि आपका प्राइस भी वैसे ही बहुत कम है एंड वी वांट टू सपोर्ट यू। तो ये चीजें होनी चाहिए, म्यूचुअल सपोर्ट से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिए आगे चलेंगे। यूएनएटी इनिशिएटिव एक्शन प्लान की अगर बात की जाए, तो ये जो है आपका सिस्टम वाइड रिफॉर्म है। इसमें क्या है, इट इज एन एम्बिशियस सिस्टम वाइड रिफॉर्म एफर्ट जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था, सेलिब्रेट करने के लिए 18th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये 80 साल यूनाइटेड नेशन के हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनाइटेड नेशन को और एजाइल बनाना, इंटीग्रेट बनाना, इफिशियंट बनाना और इम्पैक्टफुल बनाना। यार और इम्पैक्टफुल हो, इफिशियंट हो, इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, स्पेशली एमिड श्रिंकिंग रिसोर्स, रिसोर्स में श्रिंक हो रहा है तो उसके बीच में ये सब होना चाहिए। रिसोर्स भी है कि फाइनेंशियली आप देख सकते हैं कि यूएसए भी जो बैक कर गया है, वापस हो गया है। फंडिंग उतनी रहती नहीं है, इम्पैक्ट उतना दिखता नहीं है। हर जगह रीजनल पार्टीज बनती जा रही है। एशियन सब दिख रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इधर उधर। तो जो यूएन और वर्ल्ड बैंक वगैरह है उसका भी कहीं ना कहीं उस पर सवाल या निशान आ जाते हैं। तो वो जो चीज है यहाँ पर, इसीलिए ये आया है आपका यूएनएटी इनिशिएटिव एक्शन प्लान। ये आपका 25 से दिसंबर 26 तक आपको ये दिखेगा लागू। पीस एंड सिक्योरिटी मेन फोकस, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल मर्जर। ठीक है, लाइक एंटिटीज विद ओवरलैपिंग वर्क फॉर ग्रेटर कोहेरेंस एंड सेविंग। कि भाई ज्यादा मान लीजिए एक चीज एक जगह चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक जगह चल रहा है बैंक ऑफ ये, बैंक ऑफ वो, बैंक ऑफ वो। आपने देखो एसबीआई में मर्जर हुआ, चार पांच छोटे बैंक मर्ज होके बड़े इसमें आ गए। तो अलग अलग ऑफिस, अलग अलग खर्चा, अलग अलग रेंट, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग वाईफाई, अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ अलग अलग अलग। तो सब अगर चार मिलके एक यूनिट बना दिया बड़ा सा, तो क्या हुआ, पैसा बच गया, ऑपरेशनल कॉस्ट बच गया। दिक्कत होती है कि भाई बाकी लोगों की एफिशिएंसी अलग होगी, बाकी का एनपीए अलग होगा, सब मर्जर करके करने में दिक्कत होती है। लेकिन जो बड़े के साथ ऑब्वियस सी बात है ना, कि जब बड़ी धारा बह रही हो, बाकी कौन सी चार धारा में कोई एक सूखी है, एक पे और पानी है, सब मैनेज हो जाता है कि नहीं। तो वही चीज है यहाँ पर कि कह रहा है भाई मर्जर कर दिया जाए ताकि एफिशिएंट रहे, कॉस्ट इफेक्टिव रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, ग्रेटर कोहेरेंस एंड सेविंग। ये है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इस तरीके से जो है सब यहाँ पर उसी पे बात चल रही है, इंस्टीट्यूशन है मर्जर की। आइए बात समझ में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 25% का जो है कहीं ना कहीं फॉल आया है रिसोर्स में। 80% यूएन सिस्टम फंड्स कम फ्रॉम वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि मेंबर्स जो हैं, लेकिन अब जो मेन फंड हमारे पास अगर आ रहा है वो थैंक्स के थ्रू आ रहा है। अब वो कभी किसी बात किसी लोगों ने ज्यादा भेजा, किसी ने कम भेजा, तो वो जो एक फिक्सेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर बात करनी पड़ती है कि देखिए ये रहा मेरा ये, कि इतने परसेंट परसेंट आप सबको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, जो भी अमाउंट है फिक्स का इतना, वेरिएबल का उतना। बट ये कम ज्यादा हो जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन ठीक है, तो ये वॉलेंट्री होता है कि आप सब जो है दे रहे हैं इस इनिशिएटिव के लिए। क्लियर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन अगेन 1945 का था, 80 साल हो गए हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, 193 कंट्रीज हैं। ऑल यूएन स्टेट्स आर इट्स परमानेंट मेंबर। ठीक है, और हैज इक्वल वोट्स। और जो इलेक्ट्स नॉन परमानेंट यूएनएससी, पांच के बस वीटो है, हमेशा चाइना वीटो लगा लगा के परेशान कर देता है। 10 सिलेक्टेड होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पर जुडिशियल ऑर्गन है इसका। ट्रस्टी काउंसिल जो है यहाँ पे 1994 से है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी इसकी कौन कौन सी है, एफएओ जो कि रोम में है। अब ये सब देख सकते हैं, बहुत सारी इसकी, डब्ल्यूएचओ जिनेवा में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूएन टूरिज्म, यूनिडो, तो इतनी सारी है। उसी को बोल रहा है कि दो चार पे अगर मर्ज वर्ज करके थोड़ा कम वम कर दिया जाए। ठीक है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही है। फंड एंड प्रोग्राम की बात की जाए तो यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट एक्सेट्रा। तो ये सब फंड्स जो है यहाँ पर, प्रोग्राम में फंड्स इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर।
अब देखेंगे हम न्यूज इन शॉर्ट्स। तो 20th ईस्ट एशिया समिट कुआलालंपुर में हुआ है। पीस एंड स्टेबिलिटी की यहाँ पे मेन बात की गई है। तो देखिए, बात करना इस तरीके से बांग्लादेश में जला देना, बाकी जगह बुरा हाल होना, और बहुत बुरा लगता है देख के। भारत में भी ये चीज देख के मुझे मतलब इतना बुरा लगता है कि अगर इसराइल इधर कहीं हो रहा है, आपका गाजा पट्टी इसमें, तो तुरंत हर कोई जो है यहाँ पे लगा देगा, स्पेशली मुस्लिम्स। डायरेक्ट बोलना पड़ रहा है अभी इस तरीके से कि अब वहां के बच्चों को ये हो रहा है, आप लगा देते हो, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। बांग्लादेश जो एकदम पड़ोस में है, अभी अगर 90% लोगों से पूछा जाए नक्शे में कहाँ पर है गाजा पट्टी, और ये पता ही नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश लगभग लगभग सबको पता होगा कि कहाँ पर है। वहां ये हो रहा है तो सब एकदम पिंडर ऑफ साइलेंस। ऐसे में फिर बाद में जो कहीं ना कहीं जो दरार है, कौन भरेगा ये दरारों को? आप अगर बोली का भी मलहम नहीं लगा सकते जहां पे जो इस तरीके से जलाया जा रहा है, तो क्या होगा? सीधा सवाल है मेरा, क्या होगा ऐसे? आप चाहिएगा भाईचारा, अब एक तरफ लगेगा कि हम चारे की तरह जला दे रहे हैं, आग लगा दी होगी, फिर से उगेगा, फिर से देखा जाएगा। तो ये ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता। और यही सब रीजन है कि आपको आजकल दिख रहा होगा कि एक्स मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, और बहुत ज्यादा ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हर धर्म में क्रिटिसिज्म होता है। पहले हिंदुइज्म में भी बहुत क्रिटिसिज्म था कि कास्ट का ये इशू है, वो है, ठीक है। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं आरक्षण दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और अब कहाँ आप देखिएगा किसी होटल में जाके कि भाई सब साथ खा रहे हैं, ये है थोड़ा बहुत जो है वो धीरे धीरे आने वाले 10 20 50 सालों में भी खत्म हो जाएगा। और ये हर कोई फील करता है, ठीक है, मेरे भी हर कास्ट के लोग हैं। ओके, तो मेरे भी हर कास्ट के लोग हैं। तो सबको पता है कि हाँ, उंगली उठी है, सही बात है कि गलत हो रहा था, उसको सही करना है। इसी कारण पेन भी झेलते हैं बहुत बार। हो जाता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में कि भाई कुछ लोगों को कम मार्क्स में मिल रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा मार्क्स में भी कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, तो कोई बोलते पास्ट की करनी है। ठीक है, तो भी भाई इक्वल करना है, आपके पास 20 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, बाकी को भी देना है, तो ऊपर नीचे कैसे भी करके अगर दीजिएगा तो होगा वो चीज। लेकिन ये धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। बट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाना। बच्चे यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम पे और इधर आके सीधे बोलते हैं कि उसने सही किया, जिंदा जला के नबी को ये बोला वो बोला। वो के बांग्लादेश जाके देख रहे हो, भारत में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। हम सबको सोचना पड़ता है कि बोलेंगे चाहे लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन अब मुझे इतना बुरा लगा जब मैंने यहाँ पे की रील देखी। कहाँ का बच्चा था, इंदौर का था, कहाँ का था पता नहीं, 15 20 साल के, वो सीधे कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि नहीं अच्छा किया, मार देना चाहिए, हिंदू था जला दिया, अच्छा किया। क्या सिखा रहे हैं? ये पीस एंड इसलिए ये सब लगता है कभी कभी ढकोसला वगैरह है, कि एक्चुअली में ये जो पीस है वो कहाँ दिख रहा है, कुछ और ही बात कर रहा है। ये जो बस पढ़ाई कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, एशियन मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, और देखिए, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ये सब है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में दिमाग में रखना है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है साउथ कोरिया। वो कहीं से कहीं तक नॉर्थ कोरिया रिपब्लिक है नहीं, ठीक है, तोप से उड़ा देता है। मेरे जैसे इंसान को तो पहले ही उड़ा देगा, क्योंकि मैं उसका कहीं कुछ सो गया, कुछ हो गया, तो मुझे नींद तो वैसे ही बहुत आती है। तो भाई मैं कहीं कभी ना जाऊं उस देश में। क्या, मुझे थोड़ा सा नॉस्ट्रिल का इश्यू है, साइनस वगैरह, तो नींद वगैरह मुझे बहुत आती रहती है, वही चीजें हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अब ये जो है 2025 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन साउथ कोरियन सिटी ऑफ, अब ये प्रोनाउंसिएशन बड़ा टफ पड़ जाता है मेरे लिए, ठीक है, ग्योंजू, ठीक है, ग्योंजू में यहाँ पर है, फाउंडेड 1989, 21 इकोनॉमीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जिसमें कि भारत हिस्सा है या नहीं? नहीं है। देखिए, इसका ऑब्जर्वर स्टेट है लेकिन मेंबर नहीं है। एशिया पैसिफिक, ठीक है,
पैसिफिक का मतलब क्या हो गया? जो पैसिफिक ओशियन है, वहां से जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं वो, और यहाँ पे एशिया पैसिफिक। जब आप वो देखिएगा ना मैप को, आप खुद जाके एशिया पैसिफिक रीजन टाइप करिए, और वो वहां पे आपको शो कर देगा कि भाई किस तरीके से मैप्स होते हैं, ये होता है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव जो है टू बिल्ड अ डायनेमिक एंड हारमोनियस एशिया पैसिफिक कम्युनिटी। तो जब हम करंट अफेयर्स करेंगे ना, तो मैप वैप सब कुछ रखा करेंगे, और उनकी मैप की प्रिपरेशन भी हो जाया करेगी, जो बैच है, कि भाई इस तरीके से जो सारे इंपॉर्टेंट मैप्स जो यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, भाई आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, जब जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा है उतना, तो उस बैच में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर्च करके आप खुद कर लीजिए। देखिए फ्री का है तो भाई फ्री के मटेरियल हर जगह है, आप वहां से कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं, वो सब कुछ कवर होगा, कि भाई मैप किस तरीके से, इनफैक्ट हवाएं कैसे चलती हैं, कोल्ड करंट, ये सब कुछ वहां पे हम कवर करेंगे, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और उसको करंट अफेयर से ही टैली करके करेंगे। ओके। चलिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया and Canada announced a new trilateral framework ACT on the sideline of the G20 summit in Johannesburg. Okay. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी जो है इनोवेशन। अब इसके बाद जो पर्पस, इनहेंस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डोमेन। इसमें भारत करेगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ। मेन ये ट्रायो याद रखना है, तीन। क्या करेगा नहीं करेगा वो तो खैर है ही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात यहाँ पे क्योंकि हो रही है, तीन कंट्री कौन कौन सी यहाँ पे आई, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये जो है यहाँ पर याद रखेंगे, ये सीधे प्रीलिम्स में बन जाता है, क्योंकि क्या तीन कुछ भी दे देते हैं। अब तो दे देंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो लगेगा हाँ यार वो भी हो सकता है, बट कनाडा है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा कंट्री स्पेसिफिक है, आपको याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा चार्ज पे जो है यहाँ पे मैं लगा लूं, बैटरी लो है। ओके ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। चलिए चलते हैं आगे। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग एआई जो है अभी ट्रेंडिंग है, बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी कॉपरेशन वगैरह रहता है, नोट डाउन कर लें। ये इसका मीट हुआ है साउथ कोरिया में। चाइना पुश्ड फॉर अ ग्लोबल बॉडी, जिसको कहा गया वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि भाई वो गवर्न करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्म्स को, कैसे यूज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कि बाद में जाके ये ना हो कि आपने ये क्या बना दिया। ठीक है। तो इसीलिए इट इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइना 2023 ग्लोबल एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव, वही उनका इनिशिएटिव था। तो वहां पे उन्होंने कुछ नॉर्म्स रखे थे कि भाई डेटा सॉवरेनिटी होनी चाहिए, कि भाई जिसका डेटा है उसी का यूज करे। तो चाइना को भी डर है ना कि देखो सॉफ्टवेयर में जो भी हो, यूएसए तो है बहुत आगे, तभी तो अभी भी इतना टक्कर दे रहा है इकोनॉमी में। मेन सर्विस बेस्ड ही है ना। तो वही सॉवरेनिटी हो, एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी हो, क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके। reimagining the international architecture of AI governance. Position China as an alternative to यूएसए। तो चाइना को जो अल्टरनेटिव टू यूएसए की तरह इमेजिन करवाना, कि वहां का क्या सब यूज कर रहे हो यार, हमारा यूज करो। एक्सर्ट चाइना सॉफ्ट पावर। तो ये सब कुछ है, कहीं ना कहीं चाइना चाह रहा है हमारा सुन लो, क्योंकि भाई कहाँ सब बना रहा है। बेसिकली स्टार्ट किया है, देखिए जेमिनाई रहे, चाहे चैट जीपीटी रहे, ओपन एआई रहे, सब आया तो यूएसए से, लेकिन इसके बाद इसमें ये अच्छा करने लगा है चाइना, और फिर बोल रहा है कि हाँ, इस तरीके से नॉर्म्स हो, ये हो, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर, और बोलते हैं ना कि अभी से अपने लिए भी बेस तैयार
करना यहाँ पर चालू कर दिया है। अब्राहम अकॉर्ड, ये जो है यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है इसमें कजाकिस्तान इसका पार्ट हो सकता है। पर्पस क्या है इसका? डिफ्यूज टेंशन इन मिडिल ईस्ट। तो जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन होता है, जो मार काट जो यहाँ पर ये चीजें होती हैं, वो ना हो, एक नॉर्मलाइज रहे रिलेशन इसराइल के साथ एंड सेवरल सो कॉल्ड मॉडरेट अरब स्टेट्स। सो कॉल्ड, सही बात है, कितने ही मॉडरेट है, सब एक्सट्रीमिज्म ही का शिकार है। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि टर्की भी जो है काफी परेशान चल रहा है काफी चीजों से। आज इस बार दिसंबर में तो उनका कुछ ट्रेंडिंग ही आ गया है। आई डोंट नो ट्रेंड के बारे में आप सबको कुछ पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ट्रेंड कर रहा है अभी आपके इजिप्ट साइड, इजिप्ट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, टर्की वगैरह में। ठीक है, टू इंश्योर फॉर्मल डिप्लोमेटिक ट्रेड एंड सोशल टाइज। ओके, ये है अब्राहम अकॉर्ड, बस इतना याद रखना है, डिफ्यूज करना टेंशन मिडिल ईस्ट और इसराइल के बीच में। ये 2020 में साइन किया गया इसराइल और यूएई, बहरीन और मोरक्को के द्वारा। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आपको डी स्केलेट कर रहा हो, डिफ्यूज कर रहा हो, टेंशन कम कर रहा हो, अच्छी चीज है। ऐसी पहल ये सोची तो जो है इंसान को एक अलग बनाती है। तो चलो, दे रहा है दुरुस्त है यूएई, बहरीन और मोरक्को कि अभी आप सहयोग कर रहे हो यहाँ पर इजराइल के साथ, की शांति बनी रहे, बहुत जरूरी है। वाटर कन्वेंशन, वाटर कन्वेंशन जो है, बांग्लादेश जो है बिकम फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स इन इंटरनेशनल लेक्स। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये बना है, एडप्ट किया गया है हेलसिंकी 1992 में, और फोर्स में 1996 में आ गया था। लीगली बाइंडिंग है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्स, कि मतलब अगर इंटरनेशनल बाउंड्री में दो देश, चार देश, तीन देश के बीच में तो सस्टेनेबल यूज हो। रिक्वायर करे पार्टी टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट। ये ऐसा ना हो कि पता चला जैसे चाइना करता है, पानी रोक लेता है, भारत रोक ले, बांग्लादेश के लिए कहीं और जा रहा है वो। तो इस तरीके से वो चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? इंश्योर्स रीजनेबल, इक्विटेबल एंड शेयर सस्टेनेबल यूज ऑफ शेयर्ड वाटर, कि भाई बराबरी से ही यूज हो, रीजनेबल ही यूज हो, ओवर एक्सप्लॉइट भी ना किया जाए, और सस्टेनेबल यूज हो ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है वो रिसोर्स बचा रहे। फिर ये है आपका एनगड़ा पैसेज, ये जो पार्ट ऑफ यूएसए ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म इन कैरेबियन। तो कैरेबियन जो एरिया है, जो साउथ ऑफ अमेरिका है, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की जो साउथ में जो कैरेबियंस कंट्रीज वगैरह जो होते हैं, वहां पे नार्को टेररिज्म था, तो वहां पे ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर लाया था। ठीक है ना, क्योंकि साउथ अमेरिका की बात करें, अमेरिका के साउथ में ये सब, इसलिए ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर। क्लियर, साउदर्न स्पेयर में जाना है और नार्को टेररिज्म को यहाँ पर खत्म करना है। ये है आपका चैनल इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशियन एंड कैरेबियन सी। ये सब नक्शे में आप जाके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप सोचिएगा ना कि भाई वेस्ट इंडीज क्या कोई कंट्री है, जी नहीं, क्रिकेट के लिए वो आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज एज अ कंट्री पूरे नक्शे में नहीं मिलेगा। अगर जो क्रिकेट लवर है उनको वेस्ट इंडीज तो पता ही है, अब बोलेगा अरे सर ऐसा है क्या, तो बिल्कुल जाइए वेस्ट इंडीज जाए, ढूंढिए नक्शे पे कहाँ मिलता है। तो वो आपको अलग अलग वहां पर आइलैंड्स बताएंगे, उनके अलग अलग नाम है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से है मेन, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, इट इज वन ऑफ द टू पैसेज थ्रू विच सब सरफेस वाटर इंटर्स द कैरेबियन। क्योंकि काफी लोग हैं ये मैगजीन पढ़ने वाले ना, जैसे जो एनडीए का एग्जाम देते हैं 12th पास करके, तो वो सब भी जो है यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो वो भी चीज अगर नहीं पता होती है तो उन्हें भी इंटरेस्ट रहे कि अच्छा ऐसा भी है यार, ये सीखा है, मजा आ गया। ठीक है, आई बस समझ में? तो ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो है हम देखेंगे इकोनॉमी नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।